हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 के लिए टर्म 2 का रिवीजन, जिसमें हम अकाउंट्स के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जिसमें हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आउट ऑफ 40 ये 7 मार्क्स का वेटेज रखता है। दोस्तों, 7 मार्क्स आपके शॉर्ट 100% पॉकेट में होंगे यदि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट की सीरीजेस को बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से समझते हैं, क्योंकि विद लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग मैं आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर, एक एक कॉन्सेप्ट विद वेरी वेल एक्सप्लेन्ड मैनर में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और जब हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी और जो सीरीज़ में लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे, उन्हें ये चीज़ पता चल जाएगी कि कितना अच्छे से ये चैप्टर आपकी ग्रिप में हुआ है। तो दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट का 7 मार्क्स का रिवीजन हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, स्टार्ट करते हैं। सर, इज ए स्टेटमेंट, आप साथ में नोट्स भी मेंटेन कर सकते हैं। इज ए स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो ड्यूरिंग ए ईयर। सर, कैश का एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है, उसे यहां पर इस स्टेटमेंट में शो किया जाता है। सर, कैश का कितना इनफ्लो हो रहा है, कैश का कितना आउटफ्लो हो रहा है, कितना बिजनेस में कैश आ रहा है, कितना बिजनेस में कैश जा रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ चाहे वो इस साल से रिलेट करता हो, चाहे लास्ट ईयर से रिलेट करता हो, चाहे आने वाला अपकमिंग ईयर से रिलेट करता हो, यानी कि एडवांस में रिसीव हुआ हो या करंट ईयर का रिसीव हुआ हो या लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग रिसीव हुआ हो, ये मैटर नहीं करता। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्रूअल बेसिस पर नहीं बनाया जाता। सर, ये पर्टिकुलर पीरियड में जरूर बनाया जाता है, पर साल के दौरान जितने भी कैश आए, जितने भी कैश गए, चाहे वो लास्ट ईयर से रिलेटेड हो, ड्यूरिंग द ईयर से रिलेटेड हो या अपकमिंग ईयर से रिलेटेड हो, सब कुछ इसमें कवर किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है दूसरों। और यहां पर ये कैश किन कारणों से आया है बिजनेस में या किन कारणों से ये गया है बिजनेस से, उसके रीजंस को यहां पर एनालिसिस किया जाता है। इट एनालिसिस, दिस स्टेटमेंट एनालाइज द रीजंस ऑफ चेंजेस इन द कैश बिटवीन 2 बैलेंस शीट डेट, यानी कि ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर 2 बैलेंस शीट डेट के बीच में कितना कैश आया, कितना कैश गया। अब ये रीजंस किस कारण से हो सकते हैं? ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो सकते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो सकते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो सकते हैं, एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के कारण हो सकते हैं। तो बेसिकली ये 4 एक्टिविटीज को, ये 4 कोर एक्टिविटीज हैं जिसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट में समझना होता है, बहुत अच्छे से समझना होता है। दोस्तों, ये 4 एक्टिविटीज यदि आपकी ग्रिप में आ गई, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, लॉजिकली समझ में आ गई, आप इसका रीजंस जान पाए, तो बच्चों ये चैप्टर आपकी पॉकेट में होगा। ये 7 मार्क्स आपके 100% कवर होंगे। दोस्तों, तो मेरा फोकस एरिया होगा सबसे पहले 4 एक्टिविटीज को कवर करना कि बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। दोस्तों, अब देख लेते हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया क्यों जाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। कंपनी को बनाना जरूरी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की रिक्वायरमेंट है कि कंपनी को अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी अटैच करना होता है। आप बताइए सर, आप बताइए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कि साल के दौरान किस किस एक्टिविटी से, तीनों एक्टिविटीज से, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना पैसा कैश के फॉर्म में आपके बिजनेस में आया, कितना पैसा कैश के फॉर्म में आपके बिजनेस से गया और कितना कैश का बैलेंस आपका बचा हुआ है। तो ये बताना पड़ता है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, जिसे शेयर होल्डर पढ़ते हैं। एक्सटर्नल पार्टीज जो कंपनी के साथ डील करती हैं वो इसे रीड करती हैं, एनालिसिस करती हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले, इसलिए जरूरी है। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? सर कीवर्ड बताऊंगा एक, कि रोज रोज जो बिजनेस में की जाती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। डे टू डे ऑपरेशन के लिए बिजनेस के बहुत ज्यादा जरूरी है ये एक्टिविटी। इन एक्टिविटी को नहीं करोगे तो बिजनेस का ऑपरेशन हो ही नहीं सकता, बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाएगा। बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए, बिजनेस को रोज चलाने के लिए ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है, अपरिहार्य है, अनिवार्य है, इसलिए इनको ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। जैसे कि सेल्स एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। सर, सेल्स को हम नहीं करेंगे तो बिजनेस चल नहीं सकता, परचेज नहीं करेंगे तो बिजनेस नहीं चल सकता, वेजेस का पेमेंट नहीं करेंगे, सैलरीज का पेमेंट नहीं करेंगे, बिजनेस के अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट नहीं करेंगे तो बिजनेस चल नहीं सकता। इसलिए ये सभी चीजें, ये सभी एक्टिविटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है सर, डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो जरूरी है। यानी कि
एक वर्ड को पकड़ना सर, रेकरिंग नेचर की एक्टिविटीज। रेकरिंग नेचर की एक्टिविटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है, रोज रोज की जाने वाली एक्टिविटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है दोस्तों। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें समझना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो कहां से होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश आउटफ्लो कहां से होता है। सबसे पहले देखते हैं कैश इनफ्लो कहां से होता है सर। कैश सेल्स, सर सेल्स एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, पर क्रेडिट सेल ऑल्दो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, बट कैश उससे जनरेट नहीं होगा। तो बच्चों ध्यान रखना, क्रेडिट सेल को हम कैश फ्लो में नहीं लेंगे, केवल और केवल कैश सेल्स को लेंगे। यानी कि ऑपरेटिंग सेल्स और सेल्स इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बट ओनली कैश सेल्स को हमें कवर करना है, क्योंकि इससे इनफ्लो जनरेट होता है, क्रेडिट सेल से इनफ्लो जनरेट नहीं होता। पर एक बात बताना बच्चों, बिजनेस में सेल्स करना, सेल्स बढ़ाने के लिए क्रेडिट पर सेल्स करना भी जरूरी होता है, उधार बेचना भी जरूरी होता है। इट इज ए पार्ट एंड पार्शल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। यदि हम उधार बेचेंगे नहीं तो हमारी सेल्स बढ़ेगी नहीं और हमारा बिजनेस रन नहीं हो पाएगा सर। आज नगद कल उधार एक केवल लाइन है दुकान पर लिखने के लिए, पर वो सर एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। बिजनेस को चलाने के लिए क्रेडिट सेल करनी पड़ती है। तो क्रेडिट सेल इज ऑल्सो ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बट वो कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। आगे ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना, पूरा ध्यान लगाना। क्रेडिट सेल्स के कारण डेटर क्रिएट होते हैं, क्रेडिट सेल्स के कारण डेटर्स क्रिएट होते हैं, और डेटर्स के कारण बिल्स रिसीवेबल क्रिएट होते हैं। यानी मैं एक शब्द में बोलूं तो ट्रेड रिसीवेबल क्रिएट होते हैं, और ट्रेड रिसीवेबल बिजनेस में डे टू डे ऑपरेशन में आए दिन क्रिएट होते हैं, रोज रोज क्रिएट होते हैं। जो क्योंकि रोज रोज क्रेडिट सेल करोगे तो सर डेटर्स भी क्रिएट होंगे और ट्रेड रिसीवेबल भी क्रिएट होंगे। इसीलिए सर डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल रोज रोज क्रिएट होते हैं, और उनसे रिकवरी भी उनसे पैसे की रिकवरी भी बिजनेस में कई बार होती है, एक से ज़्यादा बार होती है। जैसे मैंने आज उधार सेल करी, क्रेडिट सेल करी, तो डेटर मुझे 2 महीने बाद पैसा देगा, फिर 2 महीने बाद क्रेडिट सेल करी तो वो 1 महीने बाद पैसा देगा। इसलिए ड्यूरिंग द पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ के पीरियड में ऐसा कई बार होता है, ऐसी रिकवरी कई बार होती है। तो कैश रिसीव्ड और कैश रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर और ट्रेड रिसीवेबल इज ऑल्सो ए कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके बच्चों, इसलिए मैंने यहां कहा है कि कैश सेल इज ऑल्सो ए कैश इनफ्लो एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एंड ट्रेड रिसीवेबल इज ऑल्सो ए कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। समझ में आ गया होगा आई होप आपको बच्चों। और क्या क्या बिजनेस में कैश इनफ्लोज होते हैं फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को दिमाग में इस तरह से समझो कि रोज रोज होने वाली एक्टिविटी, रोज रोज होने वाली गतिविधि, और उससे रोज रोज यदि आए दिन, यदि साल में 1 या 2 से ज्यादा बार पैसा आ रहा है तो वो कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काउंट होगा। जैसे आपका सेल्स का बिजनेस नहीं है, आपका रॉयल्टी का बिजनेस है, आप काम कमीशन पर करते हो, आप काम फीस पर करते हो, आप डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, आप लॉयर हो, तो आप फीस चार्ज करते हो। ये फीस चार्ज करना आपके बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन का पार्ट है सर। तो फीस भी आपके बिजनेस में, फीस नाम की इनकम भी रोज रोज आएगी सर। इसलिए फीस की रिकवरी करना, कमीशन की रिकवरी या कमीशन को रिसीव करना या रॉयल्टी को रिसीव करना, यदि आपके बिजनेस का पार्ट एंड पार्शल है, यदि आपके बिजनेस की डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो इससे जो पैसा मिलेगा बच्चों वो भी कैश इनफ्लो कहलाएगा। तो आई होप इतना समझ में आया होगा दोस्तों। साथ ही साथ उतारते चलना, नोट करते चलना, ठीक है। क्विक फास्ट फटाफट चलते हैं पेमेंट पर, कैश आउटफ्लो पर। सर कैश आउटफ्लो का मतलब बिजनेस में डे टू डे ऑपरेशन में होने वाली एक ऐसी एक्टिविटीज, यानी कि रेकरिंग नेचर की होने वाली एक ऐसी एक्टिविटी जिससे बिजनेस में पैसा जाता है, बिजनेस में पैसा जाता है, रोज रोज इस एक्टिविटी को करने से बिजनेस से पैसा जाता है, तो कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको शामिल करेंगे दोस्तों। इसका मतलब सर परचेज इज ऑल्सो ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, परचेज इज ऑल्सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। परचेज सर बिजनेस में आए दिन करते हैं, हम बार बार करते हैं, रोज रोज करते हैं, क्योंकि उसके बिना बिजनेस चल नहीं सकता, उसके बिना गुड्स की प्रोसेसिंग नहीं हो सकती, उसके बिना फाइनल गुड्स बन नहीं सकता, उसके बिना गुड्स सेल नहीं हो सकता सर। परचेज इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पर बच्चों कैश परचेज इज कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। कैश परचेज इज कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि क्रेडिट परचेज से पैसा जाएगा नहीं, और हमें कैश फ्लो में क्या लेना है, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। तो परचेज में से भी कौन सा परचेज, कैश परचेज सर कैश आउटफ्लो जनरेट करेगा,
क्रेडिट परचेज कैश आउटफ्लो जनरेट नहीं करेगा। पर हां, यहां पर एक बात आती है, क्रेडिट परचेज इज ऑल्सो ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिकॉज क्रेडिट पर खरीदना हमारे बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन का पार्ट है। क्रेडिट पर खरीदे बिना हमारा बिजनेस चल नहीं सकता। बिजनेस को चलाने के लिए उधार पर खरीद भी होना जरूरी है सर। तो सर क्रेडिट परचेज ऑपरेटिंग तो है पर उससे कैश नहीं जाता। पर बच्चों क्रेडिट परचेज से क्रेडिटर क्रिएट होते हैं। क्रेडिट परचेज से आपके बिजनेस में क्रेडिटर क्रिएट होते हैं और वो आए दिन क्रिएट होते हैं, बार बार क्रिएट होते हैं। इसीलिए बच्चों उनका पेमेंट भी साल में कई बार होता है, बार बार होता है, रेकरिंग नेचर का होता है। इसलिए क्रेडिटर को किया जाने वाला पेमेंट कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कवर होगा। सर दो चीजें हैं यहां पर परचेज में, समझ में आ गई होगी, आई होप सो आपको। कैश परचेज इज कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, यस। क्रेडिट परचेज इज नॉट ए कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। ये कैश आउटफ्लो नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो है, बट क्रेडिटर को किया जाने वाला पेमेंट, क्योंकि क्रेडिटर बार बार क्रिएट होंगे और उन्हें पेमेंट भी बार बार किया जाएगा, बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, तो सर वो जरूर कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कवर किया जाएगा। इसके बाद सर पहला पॉइंट हमने कवर कर लिया कैश परचेज, और दूसरा पॉइंट भी हमने कवर कर दिया कैश पेड टू क्रेडिटर और ट्रेड पेबल, क्योंकि क्रेडिटर से ट्रेड पेबल क्रिएट होते हैं। तीसरी बात यदि हम करें, बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं सर जो ऑपरेटिंग नेचर के होते हैं। बिजनेस को लगातार चलाने के लिए, कंटिन्यूस बेसिस पर चलाने के लिए, गोइंग कंसर्न पर बिजनेस को रन करने के लिए सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करना जरूरी होते हैं। रोजमर्रा के खर्चे जिन्हें हम बोलते हैं शुद्ध भाषा में हिंदी में रोजमर्रा के खर्चे, सर वेजेस का पेमेंट करना पड़ेगा। वेजेस का सर पेमेंट नहीं करेंगे तो मजदूर काम नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं चल सकता सर, स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे वो, बिजनेस नहीं चल सकता। दूसरी बात, सैलरी का पेमेंट करना पड़ेगा, हर महीने करना पड़ता है सर, रेकरिंग नेचर का है सर, हर महीने करना पड़ता है, इसलिए सैलरी का पेमेंट भी कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा। सर यदि हम बात करें आउटस्टैंडिंग सैलरी की, तो या सैलरी बकाया रह गई, तो सर वो कैश आउटफ्लो जनरेट नहीं करेगा। वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बट उससे कैश आउटफ्लो जनरेट नहीं होगा। हमें केवल कैश के आने और जाने को कवर करना है। आउटस्टैंडिंग यदि बकाया एक्सपेंस रह जाता है तो कैश आउटफ्लो जनरेट नहीं होगा। यदि आपने एक्सपेंस का पेमेंट कर दिया तो कैश आउटफ्लो जनरेट होगा। सैलरी, वेजेस पेड वो कैश आउटफ्लो में कवर होगा। दोस्तों और भी कई तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे होते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी के खर्चे होते हैं, टेलीफोन एक्सपेंडिचर होते हैं, लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस होते हैं जो बिजनेस में बार बार करने होते हैं, रोज रोज करने होते हैं और इससे बिजनेस से पैसा जाता है सर, तो ये कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कवर किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों जिसे बच्चे मिस कर देते हैं, इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, इनकम टैक्स पेड। सर ये कैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुआ, ये बच्चों ये समझो, यदि मुझसे पढ़ रहे हो ना तो इस तरह की चीजें समझो बच्चों। इनकम टैक्स पेड कैसे ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो है सर, ये तो साल में एक बार पे करना पड़ता है सर। आपने तो कहा रेकरिंग नेचर का होना चाहिए, वही ऑपरेटिंग में कवर होगा। ये तो सर साल में कमाई हुई इनकम पर एक बार पे करना होता है, तो ये ऑपरेटिंग कैसे हुआ? सुनना बच्चों ध्यान से, जो इनकम आपने कमाई वो इनकम आपने साल भर की गई एक्टिविटी से कमाई, तो बच्चों इनकम टैक्स उस कमाई हुई इनकम पर, जब वो जिस इवेंट पर वो इनकम आपने कमाई, इनकम टैक्स लेवी, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कही गई है बात। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कहा गया है कि इनकम टैक्स ड्यू डेट पर लेवी नहीं होता, पेमेंट की ड्यू डेट पर लेवी नहीं होता। इनकम टैक्स सर लेवी होता है जब इनकम आपने कमाई है, जिस दिन आपने सेल्स करी उसी दिन इनकम टैक्स आपकी इनकम पर लग चुका सर। पर हाँ, आप उसका पेमेंट नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में करते हो, वन टाइम करते हो, बट लगा वो इनकम टैक्स कब सर? जब आपने सेल्स करी, यानी कि रेकरिंग नेचर की एक्टिविटी, जब बिजनेस में रेकरिंग नेचर की इनकम जनरेट हुई, तब आपने इनकम टैक्स का, आपका इनकम टैक्स लेवी हो गया। ऑल्दो आप उसका पेमेंट वन शॉट करते हो, ऑल्दो उसका पेमेंट एक बार गया है, पर वो बार लेवी हुआ है जब आपने इनकम कमाई है, इसलिए उसको ऑपरेटिंग नेचर का कहा जाता है, इसलिए उसको ऑपरेटिंग पेमेंट कहा जाता है। तो दोस्तों ये नोट कर लेना, फटाफट से रिकैप कर रिवीजन कर लेना, स्पीड में लेकर उसका रिवीजन कर लेना। और यदि कमेंट बॉक्स में जरूर आपके लिए ओपन है दोस्तों, जो भी डिमांड है वो करते जाओ। आपका 1-1.5 महीना जो बचा है, मैं पूरी तरह से बहुत ज़्यादा चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको समझ में
थोड़ा सा मुश्किल आ रही है, जिसमें आपको डाउट है, जिसमें आपको दिक्कतें हैं, उसे कवर करने की कोशिश करूँगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, जो चीज़ समझ में नहीं आए उसके लिए पूछते चले जाओ। ये फटाफट से एक बार नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पर। उससे पहले ऑपरेटिंग में एक पॉइंट और कवर करना है। अब बात कर लेते हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सर हमें कवर करना चाहिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज। सर आपका काम फाइनेंस का है, इसका मतलब फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती हैं सर? फाइनेंशियल कंपनी मतलब सारे एनबीएफसीज आ गए, बैंक्स आ गए उसमें, ठीक है, जो फाइनेंस का काम करते हैं। म्यूचुअल फंड्स उसके अंदर आ गए, म्यूचुअल फंड्स उसके अंदर आ गए। इंश्योरेंस कंपनीज कवर नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कंपनीज इसके अंदर कवर है, जिनका काम ही इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट कंपनी कौन सी होती है सर? जो कि इन्वेस्टमेंट करती हैं शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में। शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर यानी सिक्योरिटीज में जिनका काम है इन्वेस्टमेंट करने का। मतलब जो कंपनीज सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करती हैं वो इन्वेस्टमेंट कंपनी कहलाती हैं। म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो कवर है, बैंक्स भी कवर है। दोस्तों ध्यान जरूर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैंक, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, फाइनेंशियल कंपनीज में कवर है। सर इनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश इनफ्लो क्या होता है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड इन कैश। बच्चों एक बात सुनो, बैंक, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट कंपनी रात दिन का काम है। मैं एक शब्द बोलता हूं, रात दिन का काम है सर इन्वेस्टमेंट करना इनके लिए। बैंक भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज तो करती हैं। बैंक और म्यूचुअल फंड कैसे करते हैं सर? आप जो बैंक में पैसा जमा कराते हैं, बैंक उससे मनी क्रिएशन करता है। कैसे करता है? उस पैसे को फर्दर इन्वेस्ट करता है बैंक शेयर, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स में, शेयर मार्केट में, या फिर रेगुलर रिटर्न देने वाली किसी फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, इन्वेस्टमेंट प्लान्स में वो उसे इन्वेस्ट करता है, उस पैसे से मनी क्रिएशन करता है, रिटर्न और रिटर्न कमाता है, तब जाकर आपको अच्छा रिटर्न दे पाता है। तो ये रात दिन का काम है सर बैंक्स, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट कंपनीज के लिए कि इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट का मतलब बच्चों किसी कंपनी ने जो शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर इशू कर रखे हैं ना, ये उनको खरीद लेते हैं, ये उन्हें परचेज कर लेते हैं, मतलब ये उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब ये अपनी असेट क्रिएट करते हैं। इसका मतलब इनको उस इन्वेस्टमेंट पर किसी कंपनी ने, रिलायंस ने शेयर्स इशू किए बच्चों, है ना, 5 लाख शेयर इशू किए रिलायंस ने। XYZ लिमिटेड में उसने उसमें से 50,000 शेयर्स खरीद लिए। तो XYZ लिमिटेड एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है या बैंक है या म्यूचुअल फंड है, तो उसके लिए 50,000 शेयर रिलायंस के खरीदना मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट, है ना। और ऐसा इन्वेस्टमेंट वो रात दिन करती है, उसका डे टू डे ऑपरेशन का पार्ट है, ये रोजमर्रा की गतिविधि है उसके लिए है, ठीक है। तो बच्चों जो रिलायंस, अच्छा वो रिलायंस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, वो रिलायंस जैसी न्यूमरस अदर कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर रही है। 150 और कंपनीज में उसने इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसका काम यही है कि अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना और उन्हें बेचना, और या फिर उन पर रिटर्न कमाना, ये उसकी रोजमर्रा की गतिविधि है। ये ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। हमने असेट्स, हमने इन्वेस्टमेंट किए हैं, मतलब कि जिस कंपनी ने शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर इशू किए हैं, हमने उसे परचेज किया है एज ए फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। और आज हम ये रेकरिंग नेचर की एक्टिविटी हमारी है, आए दिन हम ऐसा इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, आए दिन हम ऐसा शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर खरीदते रहते हैं। तो बच्चों उस इन्वेस्टमेंट पर जब रिलायंस ने डिविडेंड दिया होगा उन शेयर्स पर, या जिस कंपनी ने डिबेंचर इशू किए थे, हमने परचेज किए थे, उसने इंटरेस्ट दिया होगा, तो बच्चों हमारे लिए वो इनकम होगी, हमारे लिए वो कैश इनफ्लो होगा। तो वो कौन सा कैश इनफ्लो होगा? ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो होगा। ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो होगा इसलिए ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो होगा क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट हमने किया था वो भी रेकरिंग नेचर की, आज XYZ लिमिटेड में किया, कल PQR में लिया, कल ABC लिमिटेड में किया, ऐसे बहुत सारी कंपनीज में आए दिन हम इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो बच्चों उन इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला रिटर्न भी आए दिन ही होता रहता है, रोज रोज होता रहता है। इसलिए कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कवर होगा इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड इन कैश, ठीक है, उन इन्वेस्टमेंट पर जो शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर में हमने किया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज। अब बच्चों जब आपने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, 50 कंपनी के शेयर्स आपने खरीद रखे हैं, अब यदि आपको लगता है कि उसमें रिटर्न कम मिल रहा है या उसका मार्केट प्राइस गिरने वाला है, तो आप उन शेयर्स और सिक्योरिटी को बेच दोगे, क्योंकि आपका काम ही यही है, एनालिसिस करना अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने पोर्टफोलियो को प्रॉफिटेबल बनाना, ठीक है।
क्योंकि लोगों का पैसा आपके साथ जुड़ा हुआ है। आप क्या कर दोगे, बेच दोगे या खरीद लोगे। तो बेचना खरीदना आपका रात दिन का काम है, ठीक है। तो यदि आपने सिक्योरिटीज को, शेयर बॉन्ड डिबेंचर्स को बेचा तो उससे जो पैसा आएगा बच्चों, पैसा आएगा, ऑब्वियसली पैसा आएगा, तो वो कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगा फाइनेंशियल कंपनीज के लिए। मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, मैं नॉन फाइनेंशियल कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं। नॉन फाइनेंशियल कंपनी का मतलब जो ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, उनके लिए इन्वेस्टमेंट करना शेयर्स, सिक्योरिटी, डिबेंचर्स में रात दिन का काम नहीं है, वो नॉन रेकरिंग नेचर की एक्टिविटी उनके लिए। इसलिए बच्चों वो किस में कवर होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कवर होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कवर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कंपनी के लिए शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर को खरीदना बेचना रात दिन का काम नहीं है, रोजमर्रा की गतिविधि नहीं है, वो कभी कभी ऐसा करते हैं, है ना। इसलिए वो इनके लिए इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। और इन्वेस्टमेंट कंपनी, बैंक, म्यूचुअल फंड और ये सब क्या करते हैं, ये रात दिन कंपनीज के शेयर्स को खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं। इसलिए इनसे आने वाला कैश इनके लिए कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, और इस एक्टिविटी में जाने वाला कैश इनके लिए कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। इस इन्वेस्टमेंट से आने वाला रिटर्न यानी कि इंटरेस्ट और डिविडेंड इनका कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, और इनसे जाने वाला कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। तो ये दोनों बच्चों आपको समझ में आई होगी। और आप जानते हैं कि फाइनेंशियल कंपनीज यानी बैंक, म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट कंपनी लोन वगैरह भी देती रहती हैं। लोन देना भी इनका रात दिन का काम है, डे टू डे ऑपरेशन की एक्टिविटी है, ठीक है। यदि ये एडवांसेस और लोन्स नहीं देंगे तो इंटरेस्ट नहीं कमाएंगे, रिटर्न नहीं कमाएंगे। लोन देना इनके लिए एक असेट होता है बच्चों। एडवांसेस और लोन गिवन बाय द इन्वेस्टमेंट कंपनीज, फाइनेंशियल कंपनीज, उनके लिए असेट होता है, क्योंकि उससे उन्हें लॉन्ग टर्म और एंड्यूरिंग रिटर्न्स मिलते हैं। समझ में आई बात? तो इन्वेस्टमेंट करना इनके लिए डे टू डे ऑपरेशन, डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। जो पैसा आप जनता से ये जमा के रूप में स्वीकार करते हैं, उसको वो फर्दर लोन ग्रांटिंग के रूप में दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उस पैसे पर उन्हें इंटरेस्ट कमाना होता है, रिटर्न कमाना होता है, ठीक है। तो यदि इन्होंने लोन दिया है थर्ड पार्टी को, तो ये ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो में कवर होगा। देखो, लोन एंड एडवांसेस गिवन टू थर्ड पार्टी, और जब लोन और एडवांसेस थर्ड पार्टी को दिया, साल में कितनी बार देते हैं सर? 50 बार देते हैं। इसलिए क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पैसा गया, लोन दिया, तो इसलिए ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो। अच्छा, जो लोन दिया 50 लोगों को 50 बार दिया, तो 50 बार 50 लोगों से इंटरेस्ट भी मिला होगा, यानी कि साल में कई बार आपको रेकरिंग नेचर का इनफ्लो भी हुआ। तो सर वो लोन और एडवांसेस से जो भी रिटर्न मिलेगा वो कैश इनफ्लो में कवर होगा, ठीक है। इंटरेस्ट वगैरह जो भी मिलेगा, ये इंटरेस्ट कवर हो गया। अब जो लोन आपने दिया उसका रीपेमेंट यदि वो थर्ड पार्टी करती है, तो ऐसे रीपेमेंट 50 बार लोन दिए, 50 बार रीपेमेंट हुए, तो कौन सी एक्टिविटी हो गई? ऑपरेटिंग नेचर की एक्टिविटी हो गई। दिए तो आउटफ्लो, और रीपेमेंट किया थर्ड पार्टी ने, तो ऑपरेटिंग इनफ्लो में कवर कर लिया जाएगा। अच्छा, कैश आउटफ्लो में एक चीज तो कवर कर ही ली हमने, थर्ड पार्टी को जो लोन दिया। बच्चों, इंटरेस्ट पेड इन कैश। इंटरेस्ट पेड इन कैश का मतलब क्या है? देखिए, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या है, लोगों से जमाएं भी स्वीकार करती हैं, लोगों के डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करती हैं, और ये रेकरिंग नेचर से करती हैं, बार बार करती हैं, कई लोगों से करती हैं। तो ये जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती हैं, ये इनके लिए क्या है बच्चों? कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। और इन डिपॉजिट्स पर जो इंटरेस्ट पे करना होता है वो कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगा, क्योंकि न्यूमरस टाइम्स वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती हैं, न्यूमरस टाइम्स उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना होता है, और मैच्योरिटी पर उस डिपॉजिट्स का भी रीपेमेंट करना होता है। तो ये भी रेकरिंग नेचर की एक्टिविटी है, इसलिए ये भी किस में कवर होगी? कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। पेमेंट्स फॉर द परचेज ऑफ सिक्योरिटी, ये हम कवर कर चुके हैं। क्योंकि बच्चों, जब आपका काम ही इन्वेस्टमेंट करने का है, बैंक्स भी आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है शेयर्स मार्केट में, शेयर सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, म्यूचुअल फंड भी करता है। इन्वेस्टमेंट कंपनी का तो काम ही यही है। तो यदि आपने किसी भी कंपनी के द्वारा जो शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स उसने इशू किया, आपने परचेज किए, तो उसके लिए पैसा जाएगा, इसलिए कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कवर होगा। तो यहाँ पर हमारा कवरेज हो जाता है पूरी तरह से। एक बार रिकैप वापस से कर लेना, है ना, रैपिड रिवीजन कर लेना बेटो, स्पीड में एक बार उसको 1.25 पर डालकर स्पीड में पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। दोस्तों, आगे देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
अब बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। इनफ्लो और आउटफ्लो समझने पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा होगा, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में असेट्स को कैटेगराइज किया जाता है दो भागों में। नॉन करंट असेट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नॉन करंट असेट को पहले कवर किया जाता है सर फिक्स असेट्स में, और सेकंड कवर किया जाता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, लॉजिकली 100% कवर होगा। ये बच्चों को कवर नहीं होता है, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आता है, तुम्हारा भाई बहुत 100% कवर करेगा इसको, ध्यान देना इस पर। फिक्स असेट्स में सर दो असेट होती है, टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब असेट होती है। तो बच्चों ये असेट्स खरीदे कोई या बेचे तो असेट साइड इफेक्ट होगा बच्चों, असेट साइड इफेक्ट होगा। और असेट साइड इफेक्ट होगा मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। गांठ बांध लेना इस बात की, यदि असेट साइड इफेक्ट होता है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और असेट में फिक्स असेट्स के पोर्शन के लिए यदि कुछ खरीदा जा रहा है, फिक्स असेट खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, टेंजिबल असेट खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर खरीदे बेचे जा रहे हैं, तो बच्चों इन्वेस्टमेंट इनफ्लो और इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो होगा। समझ में आई बात? ये फिक्स असेट्स खरीदी जा रही है तो पैसा जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो होगा। ये बेची जा रही है तो पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट इनफ्लो होगा। ठीक है, पर वो किसके लिए होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, चाहे वो फाइनेंसिंग कंपनी हो चाहे वो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी हो। हाँ, इसका मतलब चाहे वो बैंक, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट कंपनी है या फिर ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है। बच्चों ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है, दोनों के लिए प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर को खरीदना और बेचना इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होती है बच्चों। क्यों सर? उनके लिए ऑपरेटिंग क्यों नहीं होती? फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ऑपरेटिंग क्यों नहीं होती? बैंक, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए ये ऑपरेटिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि बच्चों प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, बिल्डिंग, लैंड, चाहे बैंक हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, उसके लिए रात दिन का काम नहीं है ये। उसके लिए रेकरिंग नेचर की एक्टिविटी नहीं है। रोज रोज वो प्लांट, मशीनरी, बिजनेस के बिल्डिंग, लैंड खरीदते बेचते नहीं है। इन्वेस्टमेंट कंपनी भी ऐसा नहीं करती है। इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब मैंने आपको बताया था, जो शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करती है रात दिन। नॉन करंट असेट मतलब शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और सिक्योरिटी को खरीदती बेचती है, रात दिन ऐसा ही काम करती है, वो इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है। इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब वो कंपनी नहीं होती है जो सर फिक्स असेट्स के इन्वेस्टमेंट्स को खरीदे और बेचे। फिक्स असेट्स के इन्वेस्टमेंट, लैंड, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग को लैंड बिल्डिंग को खरीदे बेचे, वो तो रियल एस्टेट कंपनी होती है, वो इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं होती है। ठीक है, इसलिए बच्चों फाइनेंशियल कंपनी हो चाहे नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो, बैंक, म्यूचुअल फंड हो, चाहे इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, चाहे फिर ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो सर, वो ये टेंजिबल असेट और इनटेंजिबल असेट, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, इन्हें सर कभी कभी खरीदती है, कभी कभी बेचती है, नॉन रेकरिंग नेचर की है और असेट इंपैक्ट होती है, इसलिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही कवर की जाएगी। चाहे वो फाइनेंशियल कंपनी हो, नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो, उनके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। यदि इन्हें खरीद रहे हैं फाइनेंशियल कंपनी, नॉन फाइनेंशियल कंपनी, तो कैश आउटफ्लो, और यदि बेच रहे हैं तो कैश इनफ्लो। सिंपल सी बात है, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये असेट साइड को इंपैक्ट करती है। बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को यदि आपको पकड़ना है, डेब्ट टू डू ऑपरेशन से रिलेटेड है वो एक्टिविटी, इसका मतलब ट्रेडिंग P&L में जाइए, वहां पर उसको राइट ऑफ किया जाएगा। उसका असेट साइड से और लाइबिलिटी साइड से, बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं होता बच्चों, ये ध्यान रखना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब होता है जो बैलेंस शीट की असेट साइड को इंपैक्ट करे, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है बच्चों। ठीक है, असेट साइड को कम करे या ज्यादा करे, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कोर एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और यदि उससे रिलेटेड इनफ्लो आउटफ्लो है तो वो इन्वेस्टिंग में ही कवर किए जाएंगे। इस पर ध्यान दीजिए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब सर ऐसी नॉन करंट असेट्स, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज जो आपने खरीदी हैं, तो सर यदि आप फाइनेंशियल कंपनी हो तो ये तो आपके रात दिन का काम है, ये हम पढ़कर आए थे, समझ कर आए थे। तो बच्चों फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। ठीक है, यदि शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर खरीदे, अभी हमने पढ़ा, तो सर ये ऑपरेटिंग आउटफ्लो होगा, बेचे तो ऑपरेटिंग इनफ्लो होगा, और यदि ये खरीदे तो इन पर डिविडेंड और रिटर्न और इंटरेस्ट जो भी मिला वो ऑपरेटिंग इनफ्लो होगा। बच्चों रिवीजन है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 100% कॉन्सेप्ट को कवर करूँ और जल्दी करूँ। ठीक है, यदि आपको तेज लगता है समझना तो स्पीड कम कर लेना। ठीक है, यदि आपको धीरे लगता है तो स्पीड बढ़ा लेना। ठीक है, पर कवर 100% करने की कोशिश करूंगा बच्चों। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल कंपनी का मतलब
वही मैन्युफैक्चरिंग करने वाली, ट्रेडिंग करने वाली, यदि वो शेयर्स खरीदती है, बॉन्ड्स खरीदती है, डिवेंचर खरीदती है, तो उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, क्योंकि रेकरिंग नेचर की नहीं है। एंड सेकंड कंडीशन, उसके लिए असेट साइड को इंपैक्ट करती है। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कवर हुई। आई होप बच्चों ये 25-30 मिनट का वीडियो हो गया होगा। सेकंड पार्ट में जल्दी लाऊंगा कल आपके सामने। इस पार्ट को अच्छे से ग्रिप कर लेना, कवर कर लेना। इस चैप्टर में यदि आपको 7 आउट ऑफ 7 लाने हैं तो ये तीनों एक्टिविटीज को बिल्कुल ब्लड और वेसल्स में आपके दौड़नी चाहिए। ठीक है, आपसे कभी भी कोई भी पूछे आपको याद होना चाहिए, विद लॉजिकल लर्निंग आपको याद होना चाहिए। ये फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज वाला बहुत अच्छे से कवर होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में आपके सामने जल्दी लेकर आऊंगा। दोस्तों चैनल पर आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए चैनल होने वाला है। आपको 100% कवरेज यहाँ पर आपको टर्म 2 के रिवीजन की मिलेगी, और टॉपिक जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो 100% कवरेज के साथ पढ़ाऊंगा। दोस्तों ये आपके लिए बहुत रिलेवेंट होने वाला है। यदि कुछ डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है। दोस्तों आपका स्वागत है, कुछ भी आप पूछिए, आपका भाई उसे एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेगा, उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और यदि कोई टॉपिक आपको रिक्वायर्ड है जो आपको बहुत टफ लगता है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक कर दीजिए, मैं आपके उसको वीडियो बनाऊंगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर सपोर्ट। जय हिंद।